Okay, good evening everyone and welcome back to your chemistry class. In the last class, we had revised the Bose atomic model and de Broglie's dual nature of particles. Okay, so today we'll be starting with the Heisenberg's uncertainty principle. Then we talk about the Schrodinger wave model, and from there we are going to discuss about the modern atomic model. Okay, so let's start with the Heisenberg's uncertainty principle. Okay, so hope everybody is ready with pen and notebook, and mm, everybody can clearly hear me and can see the blackboard as well. तो चलो फिर इसी के साथ हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो, जब हम बोर मॉडल की बात करते हैं तो बोर मॉडल में क्या बताता था कि देयर वाज अ न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता था, राइट। एज पर द बोर मॉडल देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ अराउंड दिस न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन जब डी ब्रोगली ने अपना क्या किया, वेव नेचर एक्सप्लेन किया फॉर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, यानी डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो भी क्या कर रहे हैं, वेव नेचर शो कर रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे मोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस तरह से मोशन कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब जब इनका मूवमेंट इस तरीके से है, यानी क्या हो गया, ये दोनों मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल मोशन भी कर रहे हैं और वेव मोशन भी कर रहे हैं, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं और वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वहां से हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल है वो बोथ मतलब दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो हम उस पार्टिकल का मोमेंटम और उसका पोजीशन, कोई पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों को एक ही टाइम पे प्रिसाइजली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल। यानी हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि फॉर एनी मूविंग पार्टिकल, फॉर अस टू कैलकुलेट momentum and position of any moving particle is impossible। यानी कि अगर हम किसी एक टाइम पर किसी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन दोनों कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, देयर विल बी सम एरर इन इट। ठीक है, और वही क्या था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। उन्होंने क्या बोला कि जो एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम जो है उसी पोजीशन पे वो एरर मिनिमम एज अपॉन 4 पाई, मिनिमम इतना एरर तो आना ही आना है, उससे ज्यादा भी एरर भी आ सकता है। दिस इज द मिनिमम एरर व्हिच वी विल एनकाउंटर व्हेन वी आर मेजरिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब ये अगर एरर आ रहा है तो यहाँ से मोमेंटम को हम लिख सकते हैं कि m इंटू डेल्टा वी। मास में कोई एरर नहीं आता है, मास को हम क्या करते हैं, मूविंग पार्टिकल का मास कैलकुलेट करने का क्या कर सकते हैं, पार्टिकल जब रेस्ट में था उस समय हमने मास कैलकुलेट कर लिया, मास को ही रहना है, तो इसलिए हमें मास को कांस्टेंट मान के जो मोमेंटम में एरर है वो हम किस में ले जाएंगे, वेलोसिटी में एरर ले जाएंगे, और ये एरर आ जाएगा h 4 पाई। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा x इनटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। अब देखो, जब मैं बोर मॉडल पे जाता हूँ, मैं गो बैक टू बोर मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था भाई, बोर मॉडल तो बोलता था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, निकाला था।
एटम के लिए या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या किया, रेडियस भी निकाली थी और हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, एग्जैक्ट वैल्यू आई। तो ऐसा तो नहीं आ रहा था ना कि वेलोसिटी इज x प्लस माइनस डेल्टा x, सॉरी वेलोसिटी इज v प्लस माइनस डेल्टा v, पोजीशन इज या रेडियस इज r प्लस माइनस डेल्टा r, ऐसा तो नहीं था। रेडियस रेडियस r थी, r ही थी, प्लस माइनस कुछ नहीं था। सिमिलरली वेलोसिटी v था, कुछ प्लस माइनस नहीं था, राइट। यानी कि बोर मॉडल ने इस एरर को कंसीडर ही नहीं किया था, और ये एक सबसे बड़ा रीजन था बोर मॉडल के फेलियर का। यानी ये एक रीजन था जिसकी वजह से बोर मॉडल फेल हुआ। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग तो बोलता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों को विदाउट एनी एरर कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट क्या मतलब इम्पॉसिबल ही है। अब तुम बोलोगे सर, लेकिन हम अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो अगर रनिंग कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन भी हम आराम से देख सकते हैं कहाँ पे है, उसका हम वेलोसिटी आराम से मेजर कर सकते हैं, वहां तो इश्यू नहीं हो रहा है। देखो एक्चुअली होता क्या है, इश्यू वहां पे आता है, एरर वहां भी होता है, लेकिन तुम एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। जब तुम यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे, मास ह्यूमन का रखोगे 80 केजी, 70 केजी लाइक दैट, तो तुम देखोगे ये जो वैल्यू इधर आने वाली है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आने वाली है। दिस विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 34। किस ऑर्डर में आ रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 30। तो अगर मैं दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, यानी कि पोजीशन में एरर कितना आ रहा है, 10 टू द माइनस 17 मीटर का आ रहा है, वेलोसिटी में 10 टू द माइनस 17 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इतना कम एरर आ रहा है कि उसको हमारे लिए, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट अभी तक है उनसे मेजर करना ही इम्पॉसिबल है, हम उनसे मेजर ही नहीं कर पाते। जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स है उनका ये क्या होता है, तुमने फिजिक्स के अंदर एरर एनालिसिस पढ़ लिया ना, राइट। तो उसमें तुमने देखा होगा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका एक मिनिमम एरर होता है, कि भाई उससे कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उससे मिनिमम वैल्यू, उससे कम वैल्यू अगर मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमको एरर दिखेगा कहाँ से कि हाँ भाई यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, तो एरर वहां भी है, बट वो एक्चुअल में इतना कम एरर है कि वो उसको हमारे जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक बने हैं हम उसको पिक नहीं कर पाते, दे कांट ऑब्जर्व दैट। ठीक है, तो यही क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है, तो अगर क्लियर चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% मतलब वेलोसिटी जो है वो 0.001% तक एक्यूरेट है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, करो जल्दी से कैलकुलेट। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक 1 मिनट शुड बी सफिशिएंट। चलो 2 मिनट दे, 1 मिनट 30 सेकंड दे देता हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड। करो जल्दी से सोल्व करो, बताओ कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी एरर कितना आएगा।
जल्दी करो, पोल लॉन्च करो। चलो मैं पोल लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। पोल पे रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। जल्दी करो, जल्दी पोल पे रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ, अरे इतना टाइम थोड़ा लगता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है देखो। चलो देखो, लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। तो हमारे देखो, एज पर दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। अगर हमें मिनिमम निकालना है, इसको हम इक्वल मान लेंगे, तो फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी, देखो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर लेते हैं मिनिमम की, क्योंकि मैक्सिमम तो निकालना फिर इम्पॉसिबल है, तो वो तो इनफाइनाइट हो सकती है ना। एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा एक्स तो मुझे निकालना है, डेल्टा वी कितना है। अब तुम बोलोगे सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है 0.00%, डेल्टा वी 0.001 दिखता है, बट नहीं बेटा। परसेंटेज एरर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% होता है कि नहीं होता है। तो ये जो वेलोसिटी है, इसमें परसेंटेज एरर दिया हो 0.001% दिया है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% कितना दिया हुआ है, ये 0.001 दिया है। तो यहाँ से डेल्टा वी जो है वो कितना आएगा, वैल्यू पुट करोगे 0.003 आएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है ना, पुट कर दो यहाँ पे। तो ये आ गया 0.003 एच एस सिक्स, एच एस 6.62 इंटू 10 to the power -34 डिवाइड बाई 4 पाई एम कितना है 9.1 इंटू 10 to the power -31 है केजी। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है हमने, बस इसको सोल्व करना है। अरे हाँ है ना, क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो तुम इसको सोल्व करो तो डेल्टा एक्स यहाँ से आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं, 10 to the power -3 है। चलो 6.62 इंटू 10 to the power -10 में हटा दो इसको। हटा दें क्योंकि उड़ जाएगा वो। डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 9.1। चलो भाई इसको तो तुम सोल्व करें, आया ना, आंसर मीटर में आएगा। तो हमने सारे यूनिट्स किस लिए, एम के लिए। तो इसको सोल्व कर लेना, आई थिंक कितना है, 2.3 समथिंग, 1.2 approximately 2 into 10 to the minus. That is 1.92 into 10 to the minus. तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। ये कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -2 मीटर। अब देख लो भाई इसके आसपास में कौन सा ऑप्शन है। मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी अगर तुम लोग कुछ और दूसरा ऑप्शन है तो यूज कर सकते हो। क्लियर है, चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो पायल, जो वेलोसिटी हमें 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, जो वेलोसिटी हमें 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसी की हेल्प से हम डेल्टा भी निकाल रहे हैं ना। हमने वेलोसिटी यहाँ पे 300 मीटर पर सेकंड पुट किया, तो वहां से मेरे पास डेल्टा भी आया 0.003, ठीक है, ओके। अदरवाइज हमें डेल्टा भी नहीं मिला, ठीक है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव मॉडल। श्रोडिंगर ने क्या किया कि एक वेव मॉडल दिया जिसके अंदर मतलब जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, वो जिस भी ऑर्बिटल में अगर है, सबसेल में अगर है तो उनकी शेप क्या होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होगा, जो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन के लिए उसने क्या किया कि श्रोडिंगर ने क्या किया था, एक वेव मॉडल दिया था। और वो वेव मॉडल था हमारे पास में डेल टू साई, या जो ये इक्वेशन जो थी डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर। मतलब डेल तो पढ़ चुका ना, मैथ में पढ़ चुके ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या थी, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। और इस वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, उस सॉल्यूशन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब इसको सॉल्यूशन का इसको सोल्व किया जाता है तो हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, एन एल और एम। हमें तीन वैल्यूज मिलती है, एन एल एम, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो फार सो गुड। यहाँ पे जो साई जो है ये क्या है, वेव फंक्शन। यानी जो साई जो है ना, ये क्या करता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। कोई भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये वेव फंक्शन तो रखता है, ठीक है। जैसे आजकल हर एक इंफॉर्मेशन के लिए गूगल है ना, गूगल करते हैं, कोई भी चीज हमें चाहिए तो हम गूगल करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, उसका वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है। साई क्या है, वेव फंक्शन, ओके। इसका सॉल्यूशन हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन बेसिकली गिवन रहेगा, उसी का हमें यूज करना है। मतलब सोल्व तुम्हें करना पड़ेगा जब हायर स्टडी में तुम जाओगे, जब तुम एमएससी वगैरह तुम करोगे केमिस्ट्री में, अगर तो उसके लिए तुम्हें एमएससी या पीएचडी अगर तुम करोगे तो वहां पे तुम्हें ये वेव सोल्व करने पड़ सकते हैं। अभी के लिए इनकी जरूरत नहीं है। अभी हमें कैसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये जो सॉल्यूशन मिला है एन एल एम जो गिवन रहेगा, हमें सिर्फ उसी का यूज करके इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कंबाइन कर। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन से एक चीज और निकल के आती है, वो होता है साई स्क्वायर, ठीक है, जो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पोजिशन, एट गिवन पोजिशन। मतलब देखो बेसिकली क्या है कि बोर मॉडल बोलता था कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली इसी ऑर्बिट में मोशन करेंगे या उसकी स्पेसिफिकली यही पोजीशन होगी। लेकिन श्रोडिंगर ने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी इलेक्ट्रॉन हो पूरे एटम में कहीं भी मिल सकता है, बस हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते वो कहाँ पर है, लेकिन हम एक चीज बता सकते हैं कि उससे किसी भी पोजीशन पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब सिंपली ऐसे समझो कि मुझे ये नहीं पता तुम लोग घर पे हो कि कहीं बाहर हो, राइट। जैसे अभी क्या है, मुझे ये नहीं पता तुम लोग घर पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो या कहीं बाहर छत पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो या लेट के क्लास अटेंड कर रहे हो, कैसे क्लास अटेंड कर रहे हो मुझे नहीं पता, राइट। बट मैं एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि हाँ तुम्हारे घर पे रहने की प्रोबेबिलिटी इस समय क्या है, तुम्हारे क्लास में टेंशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तुम लेट के अभी क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है।
वही सेम चीज उसने वही सेम चीज का श्रोडिंगर ने बोली थी कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, समझ गए? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोड ऑफ साइज से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ साइज। अब फिर हम क्या करते हैं, वहां से हमारे पास में दो चीजें आती है या दो चीजें निकल के आती है। एक आता है ऑर्बिट और एक आता है नोड। ठीक है, चलो एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है नोड। दो चीजें हैं जो हमें मोड ऑफ साइज का रखना है। ये ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एस मतलब एक ऐसे रीजन है, या ऑर्बिटल जो है एक ऐसा रीजन है where probability of finding an electron probability of finding an electron is a maximum। भाई ऐसा रीजन जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उन रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और नोड्स क्या है, ऐसे रीजन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, या हम इसको बोलते हैं जीरो। मिनिमम या जीरो, एक्चुअल में जीरो नहीं होती है, बट जब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं उस इक्वेशन के अंदर, जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसके अंदर जब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं तो फिर जीरो हो जाती है। लेकिन अगर हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे तो जीरो नहीं होती, मिनिमम। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली क्या है, नोड क्या है, ऐसे पोजीशंस या ऐसे रीजन्स है जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है या जीरो है। और ऑर्बिटल क्या है, ऐसे रीजन जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्बिटल और नोड। फिर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। फिर बात करते हैं किसकी, अच्छा क्वांटम नंबर्स की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे। जब तुम क्या करते हो, मोड ऑफ साई स्क्वायर को पोजीशन के साथ प्लॉट करते हो, क्या कर रहे हो, जब तुम मोड ऑफ साई स्क्वायर को पोजीशन के साथ प्लॉट करते हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व वर्सेस पोजीशन एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, अब अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो हम उसको क्या करेंगे, डार्क से शो कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइट रीजन से शो करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कम है तो इसको थोड़ा लाइट कलर से शो कर दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हमने इसको थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी इस रीजन ज्यादा है तो हमने इसको इसे डार्क कर दिया। ठीक है, डिपेंड करता है रीजन कैसे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, लेट से यहाँ पे कुछ स्पेरिकल रीजन आ रहा है ऐसा, पूरा हमने डार्क कर दिया इसकी वजह से। तो ये क्या है, बेसिकली जो साई स्क्वायर और एक्स जो है उसको हमने प्लॉट किया, तो उस मतलब जहां जहां पे जिस पोजीशन में जैसे प्रोबेबिलिटी थी, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा थी उनको हमने डार्क कलर से शो कर दिया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम थी उनको हमने लाइट कलर से शो कर दिया। ठीक है, और ये जो रीजंस है बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजंस जो है उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। भाई देखो ऑर्बिटल क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और उनको हम क्या कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं। तो ये जो डार्क रीजन जो है ये बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल्स। तो ये जो डार्क रीजन से उनका शेप कैसा बनेगा, वही हमारा ऑर्बिटल या जो सबसेल जो होता है उसका ये क्या बोलते हैं, शेप होता है। ठीक है,
क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। इस बात करते हैं क्वांटम। हमारा 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो पहला होता है एन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एल, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथाल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है एम, या एम एल भी बोलते हैं कुछ उसमें, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट जो होता है एस, या एम एस में कुछ कुछ में लिखा जाता है एम एस, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम। इसको क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है, उनसे तीनों क्वांटम नंबर कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता है। ये सिर्फ बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन कैसा है, यानी वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे दो ही वैल्यू होती है, एक प्लस हाफ होती है, एक माइनस हाफ होती है। यानी अगर भाई एक डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज को प्लस हाफ से डिनोट कर रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप आ जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो वो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू, प्लस हाफ माइनस हाफ रैंडम वैल्यू ले ली है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस वन माइनस वन भी ले सकते हैं, प्लस टू माइनस टू भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ उसका है नहीं कि प्लस हाफ माइनस हाफ कहाँ से आए। ठीक है, अब जो ये वैल्यू ली गई है, अब उसे काम चलाना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये हर एक क्वांटम नंबर जो है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कहाँ से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, सबसे पहले उसकी वैल्यू अगर बात करें, ये क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन। यानी अगर हम एन की वैल्यू करें, तो एन क्या आएगा? वन, टू, थ्री, ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है। इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें, तो ये हमें क्या बताता है? टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉक्स अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर एन की वैल्यू हाई है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी। अगर एन की वैल्यू हाई, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा। ओके, दैट फार फ्रॉम न्यूक्लियस। ये दो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है? फिर हम दूसरा बात करते हैं किसकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसी बात करते हैं।
एजीमुथाइल क्वांटम। तो जब हम एजीमुथाइल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे, एल से। ये भी क्या होता है, इंटीजर वैल्यू लेता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होते हैं कहां से, जीरो से। यानी कि एल इज इक्वल टू जीरो से शुरू होगा, इंटीजर वैल्यू लेते जाएगा और कहां तक होगा, एन माइनस वन। कहां तक, एन माइनस वन। सपोज अगर एन की वैल्यू वन है तो एल की मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर टू है तो एजिकल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है। अगर एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर फाइव है तो एजिकल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, फोर हो सकती है। ठीक है। फिर हम इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। पहला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, दूसरा ये किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन है जो प्राइमरीली हमारा एजीमुथाइल क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बता रहा है, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बता रहा है। जब हम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंसीडर करते हैं, हमें दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथाइल क्वांटम नंबर को कंसीडर करके फिर हमें पता करना पड़ेगा कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। ओके, वेट मत करना। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम, ये भी क्या है, इंटीजर वैल्यू। अभी देखो एम की वैल्यू होती कहां से कहां तक है, एम स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस एल गोस टिल प्लस एल। तो अगर एजीमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस जीरो से प्लस जीरो होगी, यानी कि ओनली जीरो। अगर एजीमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर वन है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक जितने भी इंटीजर्स आ जाओगे, यानी माइनस वन, जीरो और वन। ठीक है। अगर एजीमुथाइल क्वांटम नंबर वैल्यू फोर है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू माइनस फोर से लेकर प्लस फोर तक सारे इंटीजर होंगे, यानी माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, थ्री, फोर। ठीक है, इन टोटल नाइन वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम। क्लियर है इतना, वैल्यूज क्या क्या होंगी। फिर से हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बताएगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो बताता है वो होता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसके बारे में समझते हैं कि भाई जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, कि वो एक्स एक्सिस पे है, वो वाई एक्सिस पे है, या उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है। तो बेसिकली किसके बारे में बात करता है, ओरिएंटेशन के बारे में बात। ठीक है, या इसको इसे समझ सकते हैं एक प्रिसाइजली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं करता है, बस ये बेसिकली क्या होता है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू है यानी जो हमारे ऑर्बिटल्स है उनके उतने ही डिफरेंट ओरिएंटेशन। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल है उसका भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल भी नहीं, मैं बोलूंगा अगर सेल सबसे बोल सकते हो, ऑर्बिटल नहीं, हमें सबसे बोलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कोई भी ऑर्बिटल जो है, सॉरी कोई भी सबसे जो है उसे कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू है यानी उसका एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन वैल्यूज हैं
यानी हमारा सबसेल है उसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर वैल्यूज मान 4 है तो इनसे 4 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 5 है तो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एंड सो। ठीक है, ये हमने क्या बताया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो सबसेल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, मतलब कितने ओरिएंटेशन होंगे सबसेल के, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होंगे सबसेल, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है एस, उसकी दो ही वैल्यू है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, डिपेंडिंग ऑन की इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसा है। ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा कुछ नहीं कि प्लस हाफ है तो प्लस हाफ, अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ तो क्लॉकवाइज होगा, एस की वैल्यू माइनस हाफ तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर जिन जिन इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू प्लस हाफ है ना, उन सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है। तो जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? फिर हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करने से पहले ऐसा देखो, ऐसे ऐसे दोस्तों, पहले हमारे पास में ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में क्या होता है, सबसेल होते हैं। सबसेल में क्या होते हैं, फिर ऑर्बिटल होते हैं। तो जो ऑर्बिटल है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या है, सबसेल। सबसेल में कौन है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो सबसेल जो है, उनके शेप के हिसाब से, कोई सबसेल जो है उसकी शेप कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो सबसेल जो है अभी तक की बेसिकली 4 सबसेल जो है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है एस, पी, डी और एफ। ठीक है, जिनके बारे में जो हमारे सिलेबस में है वो 4 सबसेल है, एस, पी, डी एंड एफ। एस सबसेल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। पी जो है उसकी शेप होती है डम्बेल। डी जो उसका शेप होती है डबल डम्बेल। और जो एफ है उसकी होती है कॉम्प्लेक्स शेप। तो पर्टिकुलर शेप नहीं होती, एक कॉम्प्लेक्स शेप होती है एफ सबसेल की। ठीक है, इसके लिए जो एस सबसेल है उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। टी सबसेल जो है उसके लिए एल वैल्यू होती है 1। डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। और एफ जो है उसके लिए एल की वैल्यू होती है 3। यानी अगर हमें एल वैल्यू पता है, एजिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, अगर एजिथल क्वांटम नंबर 1 है, यानी कि शेप कैसी है भाई, डम्बेल। एजिथल क्वांटम नंबर 3 है, शेप कैसी है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हमने बोला था एजिथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारा जो ऑर्बिटल जो है या सबसेल जो है उसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, अपार्ट फ्रॉम दी एनर्जी। राइट, क्लियर है सो फार? इतना अगर क्लियर है तो थोड़े से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाद में हम बात करेंगे कि कोई कोई भी एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास फॉर मॉडर्न एटम।
सबसे पहला क्या है, नोड जो होता है, ठीक है, उसके कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स। कोई भी एटम जो है उसमें, या कोई भी जो हमारा ऑर्बिट है उसमें कितने नोड्स होंगे, किसी को सबसे में कितने नोड्स होंगे, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n माइनस। अब नोड्स जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड्स, एक होता है रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है l और रेडियल नोड्स की वैल्यू होती है n माइनस l माइनस, ठीक है। क्या होता है, एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी होती है l, और रेडियल नोड की वैल्यू होती है n माइनस l माइनस 1। सेकेंड जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, कोई भी ऑर्बिट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेल हो सकते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आता है, n। इसका आंसर कितना होता है n, कि भाई जितने, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है किसी भी ऑर्बिट में उतने ही सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर ऑर्बिट मान लीजिए n, मतलब थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो n कितना हो गया, 3 हो गया, तो उसमें कितने 3 सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, तो ये होता है n स्क्वायर। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हो सकते हैं। मतलब दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, मैंने बोला उतने पक्के होंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फिर आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ये होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है, 2n स्क्वायर। फिर बात करता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। ऑर्बिटल हमने देख लिया, बात करते हैं सबसेल में कितने होते हैं। तो सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं 2l+1, कितने होते हैं, 2l+1। और किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इंटू 2l+1, ठीक है। बेसिकली यहाँ से एक चीज निकल के आ गई कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने भाई, 2, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चले, कुछ और फॉर्मूले हैं जिसके बाद अगर हम बात करें तो है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करो, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो होता है l/l+1 का स्क्वायर रूट इंटू h/2 पाई। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, l स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l+1 h/2 पाई। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s+1, ओके। एंड अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l+1 और मैग्नेट्रॉन। एंड लास्ट होता है
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, इसका करूँ मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, तो ये होता है हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू और मैग्नेटॉन। यहाँ पे n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। L यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है, S यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है इतना? राइट, इतना अगर क्लियर जल्दी से यस पे क्लिक कर दो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिव। तो 3s में और 2p में कितने रेडियल नोड होंगे रिस्पेक्टिवली, वो तुम्हें बताना है। आई थिंक 1 मिनट सफिशिएंट टाइम है, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो। ओके गुरु, ओके निशा, ओके पूजा, ओके पायल, ओके प्राची। चलो पोल क्लोज कर दो ना, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से पोल रिस्पॉन्ड करो। ओके मिताली, ओके अवनीता, लास्ट 5 सेकंड गाइस। चलो तो देखो, अगर तुम पोल का रिजल्ट अगर तुम देखना चाहो, तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन से 88% बोल रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, 13% बोल रहे हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। भाई बी और सी तो कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है, सब नाराज हो गए क्या बी और सी से? कोई नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। 3s है, तो 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है, l की वैल्यू कितनी है, 0 है। और 2p जो है उसके लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है। राइट, तो अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 0 है, रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होता है भाई, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होता है, n माइनस l माइनस 1, जो कि हो गया 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n माइनस l माइनस 1 हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, जो कि हो गया 0। यानी पहले में 2 है, दूसरे में 0 है, 2 0, ऑप्शन ए ही सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 88% लोग सही बोल रहे हैं, क्या बात है, बहुत सही। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। फॉर्मूला मैंने अभी तो कुछ देर पहले ही बताया था, फिर से मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो जल्दी से। ओके मिताली, वेरी गुड। पायल एक बार चेक कर लो फिर से, 40 सेकंड है तुम्हारे पास में। ओके निशा,
ओके अनीता, ओके प्राची, क्रॉस चेक कर लो। वेरी गुड खुशी। आई थिंक पोल ऑफ जरूरत होगी नहीं शायद। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। फिर से देखो, 2s ऑर्बिटल है, इसके लिए हमें क्या निकालना है? 2s ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो जब 2s में है तो l इसके लिए कितना हो गया? 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है भाई? ये होता है l इंटू एल प्लस वन स्क्वायर रूट एच अपॉन टू पाई। अब l की जगह 0 रखो तो आ गया 0 इंटू 0 प्लस वन स्क्वायर रूट एच अपॉन टू पाई। कई लोगों ने इसको क्या कर दिया होगा ना, 1 कर दिया होगा, और ये एच अपॉन टू पाई आ गया, है ना? यही किया है ना, ये कलाकारी की है, राइट? ये कारीगरी की चीज लगता है। अरे भाई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 नहीं बनता है, वो 0 बनता है। ये तो 0 है, 0 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 ऑप्शन बी। ठीक है, अब तुम अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर 1 लेके आ गए ना, तो नंबर पे तुम्हें 0 नहीं मिलेगा, नंबर में माइनस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following set of quantum numbers represents an impossible arrangement? इसका कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर्स का सेट है वो पॉसिबल नहीं है। भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसी एटम में हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर है वो करेक्ट नहीं है, कि कौन सा सेट ऐसा है वो तुम्हें फिगर आउट करना है। और मैं तुम्हें देता हूँ 2 मिनट का टाइम, सारे ऑप्शन फिगर आउट करना है तो 2 मिनट टाइम। अरे वाह, वेरी गुड मिताली, दैट वाज रियली फास्ट। ओके वेरी गुड गर्ल पूजा, मुझे यार थोड़ा 2 मिनट लगेंगे, तो जल्दी कर। ओके पाए, प्राची, ईसा, खुशी, लगता है मुझे टाइम को कम करना पड़ेगा फिर। 1 मिनट काफी करने के लिए। चलो बहुत सही भाई, सभी लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है, इसका मतलब सबको पता है। चलो फिर भी अगर कोई किसी ने आंसर नहीं किया होगा, नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या एन की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। एल की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल की अगर वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो वो सभी में ऐसी वैल्यू है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब सही है। इधर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें भी सब सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, सारी इंटीजर वैल्यू ही है। एल और एम में चेक करना है। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू 4 है तो एल की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक हो सकती है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू -0 से +0 ही हो सकती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में क्या है, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब इसकी वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2, यानी -2 -1 0 +1 +2, -3 तो नहीं आया उसमें, ये वैल्यू गड़बड़ कर रही है। ये वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। इसकी वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, -3 नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है, सही आंसर है। मतलब ये इनकरेक्ट अरेंजमेंट है, अगर इनकरेक्ट अरेंजमेंट है यानी आंसर सही है। लास्ट वाला अगर हम चेक करें, एन की वैल्यू 5, एल की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक हो सकती है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो -3 से +3 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n l, दो क्वांटम नंबर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं n और l, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है और l की। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड मिताली, बहुत सही, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसके हेल्प से अपना बनता है। तो कोई भी एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, यानी कि देखो हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है। अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, पहले किसमें भरे, बाद में किसमें भरे, ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं। क्या है, कुछ रूल्स हैं, जो तीन रूल्स हैं, राइट। तो बता सकते हैं, मुझे नाम बता सकते हैं तीनों रूल्स का, कौन कौन से तीन रूल है? कोई नहीं बता सकता, मुझे बताओ यार। ओके, ओके, एक एक का थोड़ी बताना है, तीनों का बताना है। सब एक एक मैसेज कर रहे हैं। ओके, चलो, ओके भाई, गुड। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको देख के तो नहीं बता रही हो ना? कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखो तीन रूल है, एक होता है ओगो प्रिंसिपल, दूसरा होता है वुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, तीसरा होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हर एक प्रिंसिपल जो है हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते जाता है। पहला जो ओबो प्रिंसिपल है वो कहता है कि पहले हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है। क्या बोलता है, हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, और किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसको हम चेक करेंगे n प्लस एल से। जिसके लिए n प्लस एल कम है, यानी कि एनर्जी कम है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे। अब अगर n प्लस एल सेम हो गया तो फिर हम किसको चेक करते हैं भाई, n चेक करते हैं। अगर n कम है तो एनर्जी कम है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, समझ गए, ये इस रूल से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये देखो हमारे पास ऑर्बिटल्स बहुत सारे हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 2d तो हो नहीं सकता, देन 3s है, 3p 3d है, 3f तो हो नहीं सकता, देन 4s 4p 4d 4 है, सिमिलरली 5s 5p 5p 5 है, 5g होता है, बट उसके बाद g के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओपो प्रिंसिपल ये बोल देता है कि भाई पहले हम किस में भरेंगे, उसके बाद में किस में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, ऐसा उसको बोल। भाई देखो जो भी तुम्हारे पास में ऑर्बिटल है ना, उनके तुम क्या करो, n प्लस एल वैल्यू चेक करो। जिसके लिए n प्लस एल वैल्यू कम आ गई उसको पहले लेना भागो, जब वो पूरा फिल हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट वाले में जाओ, फिर उसके नेक्स्ट वाले में, फिर उसके नेक्स्ट वाले में, ऐसे चलते हैं। जहाँ पे n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए वहां पे तो फिर n वैल्यू चेक करना अकेली, तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा है उसको मैं उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरना, और जिसकी n वैल्यू कम है उसको पहले इलेक्ट्रॉन भरना। ओके, ये हमारे क्या था, ओपो प्रिंसिपल, बहुत आसान था, ये एनर्जी से रिलेटेड है। तो मतलब बेसिकली ये बोलता है कि भाई देखो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी उसको बाद में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि उनकी एनर्जी भी कम हो सके, उतनी कम। तो रीजन देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी एटम जो है, कोई भी स्पीशीज जो है वो क्या कह जाती है, स्टेबिलिटी जाती है। स्टेबिलिटी मिलती है जब उसकी एनर्जी डाउन होती है। तो सिंपल सी बात है, हर एक स्पीशीज चाहेगी जितनी मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है उतनी मिनिमम एनर्जी हो जाए, राइट। इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल्स में भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद में और ज्यादा एनर्जी वाला, फिर ज्यादा एनर्जी, ठीक है। वुंड्स जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि भाई कई बार क्या होता है कि कुछ डीजेनरेट ऑर्बिटल आ जाते हैं, यानी कई ऐसे ऑर्बिटल भी होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ओबो प्रिंसिपल तो बोला कि भाई एनर्जी कम वाले में पहले भर दो, एनर्जी ज्यादा वाले में बाद में भर दो। लेकिन अगर एनर्जी सेम एनर्जी वाले दो ऑर्बिटल अगर आ गए तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? If you have two electrons with the same energy, sorry, if you have two orbitals with the same energy, जिनको बोलते हैं degenerate orbital, उनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? उस केस में वुंड बोलते हैं कि पहले क्या होगा, हर एक डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में पेयरिंग, यानी कि फर्स्ट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन in each degenerate orbital, then pairing. उसके बाद हमें क्या करना है, उनमें पेयरिंग शुरू करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 2p की बात करूं तो 2p के अगर 2p के अंदर तीन ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz। अब तीनों के लिए n प्लस l वैल्यू सेम है, n वैल्यू भी सेम है, यानी तीनों क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो वुंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई ये तीन ऑर्बिटल है, तो पहले इनमें एक एक भरो, उसके बाद में इनकी पेयरिंग शुरू करो, फिर तीसरा पेयरिंग जो भी करना वो तुम करते लो। समझ गए? ये है वुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, कि पहले डीजनरेट ऑर्बिटल जो है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद में उनमें पेयरिंग शुरू करो। ओके, लास्ट है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है नो two electrons in one atom can have same all four quantum numbers. मतलब पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं जैसे किसी एक ऑर्बिटल को पकड़ के चलता हूँ, जैसे 2px मैंने पकड़ लिया, 2px के देखो क्या आएगा कि n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, और m की भी कुछ समझ सकते हो, px है, यानी हमने एक ऑर्बिटल फिक्स कर दिया, तो m की वैल्यू कुछ होगी, लेट्स से कि +1 है। ये तीनों वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब बची कौन, स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम में दो वैल्यू होती है, तो +12 या -12। यानी कहने मतलब क्या होगा, 2px के अंदर तुम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो जैसे तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे ना 2px में, तो n l m तो पहले से सेम थे। अब जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसका स्पिन या तो इसके साथ मैच करेगा या इसके साथ मैच करेगा, जिसके साथ स्पिन मैच करेगा उसके साथ स्पिन क्वांटम नंबर मैच करेगा, और फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन। ये है हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस कितना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता इन अब्सेंस ऑफ
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो सिंपल सा आता 1s7, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें तो किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं था। ओहू प्रिंसिपल ने भी ये नहीं बोला कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वुंड प्रिंसिपल ने भी ये नहीं बोला कि एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे। ये कौन लिमिट कौन लगा रहा है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब तक पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं था ना, तब तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बहुत ही सिंपल था, एक ही ऑर्बिटल में भरे दो सारे, 1s के अंदर भर दो सारे, कितना आसान होता है ना, राइट? कुछ सोचना नहीं पड़ता, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सारे 1s में भरते हैं, और सबसे कम एनर्जी उसी की है, और उसमें कोई डिसनेट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो सारे उसमें भरे दो, पेयरिंग कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहां पे प्रेजेंट है, तो हमें उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। अगर इसके इन सब के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, 1s, एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह से तुम याद रख सकते हो कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना है किसमें बाद में भरना है। 3s 3b 3d, 4s 4b 4d 4f, 5s 5b 5b 5f, 6s 6b 6d 6f, 7s 7b 7d 7f। देखो मैं आगे जी एच वाले ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे करंट पीरियोडिक टेबल के अंदर वो परसेंट नहीं है। चलो यहाँ से देखो जिधर एरो का मुंह है ना उधर चलते हैं, ठीक है। चलो फिर इधर ऐसे चलो, एक बार पहले तो काट देता हूँ थोड़ा सा ना, ऐसे करके। जो इधर आगे होंगे उन सबसे मिलाता है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इधर से इधर मिला दो, इधर से इधर आ जाओ भाई, आओ आओ जल्दी जल्दी जल्दी। मारना पटाओ दौड़ा दौड़ा दो यहाँ, ठीक है। ऐसे तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं, समझ गए। ये है ट्रिक टू रिमेम्बर कि भाई किस ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है जो कि है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल सब होता है कि भाई हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एडजेसेंट ऑर्बिटल्स, कंपेयर टू एडजेसेंट ऑर्बिटल्स। मतलब कहने का मतलब था कि जो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड या फुली फील्ड है ना, वो पार्सली हाफ फील्ड या पार्सली फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स है उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल, और अगर वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उसी वजह से थोड़े से हमारे पास में एक्सेप्शंस आते हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे हम अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे, एटम नंबर 24 होता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम नहीं देखोगे तो हम ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाए तो ये बन जाएगा 4s1 3d5। अब ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो नया बनता है वो क्या बनता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बनता है, ये वाला गलत है ये वाला सही।
ऑफ कोर्स फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होंगे हाफ फील्ड के कंपेयर में, ठीक है। बट हाफ फील्ड और फुली फील्ड में काफी डिफरेंस रहेगा, तो उनको जनरली हम कंपेयर करते भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे देखो जो एस सब सेल जो है वो अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी सी लूज कर रहा है, लेकिन 3D जो है वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जितना एस अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा डी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए देखो क्या होता है, 2p के साथ में ऐसा नहीं होता, 3 सॉरी ऐसा नहीं होता कि भाई 2s2 था और 2p2 था, एक यहाँ से इधर मिला है, ऐसा नहीं हुआ। 2s1 2p3 ऐसा नहीं हुआ। इसका रीजन क्या था कि 2s अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है, 2p अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, बट जो ये डिफरेंस आ रहा है ना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2s की स्टेबिलिटी जो लूज हो रही है वो ज्यादा हो रही है कंपेयर टू जो 2p अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखो, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया है, तो फिर हम क्वेश्चंस पे चले। बोलो ये सुनो। हाँ, फाइल में ये बोल रहा हूँ कि देखो 2s और 2p जो थे, तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2 2p2 होता है ना, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ भी अगर देखो 2p के अंदर एक और आ गया तो 2p3 बन जाएगा ना, और ये 2s1 हो जाएगा। तो फिर अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल है, तो फिर हम ये वाला क्यों नहीं हम लेके चल रहे हैं, यही क्यों लेके चल रहे हैं कार्बन का। उसका रीजन क्या है कि 2s अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है, 2p गेन कर रहा है, लेकिन जो 2p अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वो 2s की जो स्टेबिलिटी लूज हो रही है उससे कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी ड्रॉप होगी, यहाँ पे जो एनर्जी ड्रॉप होगी वो यहाँ पे जो एनर्जी इंक्रीज होगी उससे कम है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या होता है, इंक्रीज करती है। इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, यही सही है, ठीक है। ओके देन, चलो तो फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन पहले डिस्कशन होते हैं अभी करते हैं। The electrons identified by quantum numbers n and l, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को लोएस्ट से हाईएस्ट की ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक एक मिनट सफिशिएंट होना चाहिए ना। निकाल देखो आंसर में निकाल के दिया, क्या बात है। ओके वेल, वेरी गुड। ओके निशा, गुड। ओके खुशी, ओके पूजा। भाई 10 सेकंड और बचे हैं, जो भी बच गए हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके पायल, चलो तो फिर डिस्कस करते हैं कौन सा सही आंसर है। ओ पक्का पूजा, पक्का अजी, आर यू श्योर। चलो देखो, एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें क्या करना है, एन प्लस एल के। पहला जो है उसके लिए एन प्लस एल कितना आया, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। सेकंड जो है उसके लिए एन प्लस एल कितना आया, 4 + 0 इक्वल टू 4। थर्ड जो है उसके लिए एन प्लस एल कितना आया,
3 + 2 which is 5, और लास्ट कौन सा है n+l, जिसके लिए है 3+1 जो कि है, कितनी बार पूजा कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूज इतना मतलब हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो, जिसके लिए n+l ज्यादा है उनकी एनर्जी ज्यादा है, यानी 1 और 3 की एनर्जी तो ज्यादा है कंपेयर टू 2 और 4। तो 1 और 3 तो लास्ट के 2 होंगे, 1 और 3 यहाँ पे लास्ट 2 है, यहाँ भी लास्ट के 2 है, बाकी इन दोनों में पहले आ रहे, तो C और D तो गए। अब 2 और 4 में देखो, पहले 2 और 4 में इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4, जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम n की वैल्यू चेक करते हैं, जिसके लिए n कम होता है, यहाँ पे n कम है, एनर्जी कम, यानी कि 4 की सबसे कम, फिर 2 की एनर्जी, तो अरे इतने में आंसर आ गया उसने। चलो फिर मैं पूरा लिख देता हूँ। 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो 5 5 सेम है, तो n वैल्यू चेक करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जिसकी कम होती है इसकी एनर्जी कम होती है, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, तो 4 2 3 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है प्राची? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद करेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स इन कॉलम। मतलब बेसिकली तुम्हें कहना है कि जो कॉलम 1 में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से क्वांटम नंबर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या उस इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उससे तुम्हें मैच करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, और एक मैं बताता हूँ, ए के साथ में मल्टीपल मैच हो सकते हैं, बी के साथ मल्टीपल मैच हो सकते हैं, सी के साथ मल्टीपल मैच हो सकते हैं, डी के साथ भी मल्टीपल मैच हो सकते हैं, उसके हिसाब से फिर तुम मैचिंग करो। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लेट्स सी कौन एग्जैक्टली सही मैचिंग करता है। तो जल्दी जल्दी करो, किसी के साथ नहीं है अभी तक, इतना सोल्व कर दिया। पार्शियली करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोला मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, तो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, तो तुमने सारे सिंगल सिंगल करेक्ट किए हैं, तो बेसिकली पार्शियली करेक्ट है। और आई थिंक उसमें भी तुमने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना, अरे उसमें गलती कर दी तुमने तो। चलो देखो, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें एल चाहिए होता है, यानी एजुगल क्वांटम नंबर, ये तो इससे मैच करेगा ही करेगा, ये तो इससे मैच करना ही करना है। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं,
वहां पे हमें साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी चाहिए होता है कि भाई कितने ऑर्बिटल्स हैं उसमें, जो भी हमारा सबसेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसके इन्फॉर्मेशन के लिए हमें होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, तो सिर्फ एल से निकलता है, तो इसके लिए यानी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी सिर्फ है एजिंथाल क्वांटम। बी में अगर हम आए, ओके फाइल देखते हैं सही है कि नहीं है। बी में अगर हम तो हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबे पाउली, देखो जहां पाउली प्रिंसिपल आ गया उसका मतलब है चारों क्वांटम नंबर चाहिए, क्योंकि पाउली प्रिंसिपल तो ये बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन के, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों के चारों क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो इसको पी से भी मैच करो भाई, इसको क्यू से भी मैच करो, आर से भी मैच करो और एस से भी मैच करो। ठीक है, फिर शेप साइज एंड ओरिएंटेशन। देखो शेप साइज और ओरिएंटेशन, शेप मतलब एजिंथाल क्वांटम नंबर, साइज मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन इसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे तीन हो गए, कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। भाई देखो न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे 0 होती है, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब मैं देखो इनको एक साथ में कंबाइन करके लिख देता हूँ। ए के साथ में मैच कर रहा है क्यू, बी के साथ में मैच कर रहा है पी क्यू आर एस, सी के साथ में मैच कर रहा है कौन मैच कर रहा है सी के साथ, पी क्यू आर, और डी के साथ में मैच कर रहा है पी, डी के साथ में मैच कर रहा है पी। ठीक है, अभी सभी लोग अपना मैच करके देख लो कितने सही हुए, कितना पार्सली करेक्ट था, कितना नहीं। क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। ये 2008 में जेई एडवांस में आया था 6 नंबर। ठीक है, चलो तो फिर अगर ये क्लियर है तो आई थिंक टाइम है क्या, अरे टाइम हो गया, चलो कोई नहीं। तो कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें मैं इसी स्लाइड में इसको रखता हूँ। ठीक है, तुम ट्राई करना घर पे, काफी अच्छे से क्वेश्चन है, तो इनको ट्राई करना, और अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अभी मैं इन द मेन टाइम में कर रहा हूँ, कॉल लॉन्च कर देता हूँ फीडबैक के लिए, तो तुम लोग कॉल पे रिस्पॉन्ड करो। तो डाउट अगर किसी को तो चैट सेक्शन में लिख दो।